हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार एक बार फिर से आपके अपने एम के स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम वैद्युतिक वायरिंग का पार्ट नंबर 3 देखेंगे, जिसमें हम 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे विद सॉल्यूशन के साथ। दोस्तों, इससे पहले हम 3 चैप्टर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिना देरी किए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 और सीरीज का क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। विद्युत अधिष्ठानों में प्रयोग में लाए जाने वाले फ्यूज वायर होते हैं। ऑप्शन ए इंसुलेटर, बी निम्न गलन बिंदु वाले कंडक्टर, सी उच्च गलन बिंदु वाले कंडक्टर, डी अर्धचालक। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो फ्यूज वायर होता है वो कैसा होता है, निम्न गलनांक या गलन बिंदु और निम्न प्रतिरोधकता, निम्न रेजिस्टेंस, ऐसा होता है। और इसमें हमें सिर्फ निम्न जो गलन बिंदु है वही पूछा है, तो उसका गलन बिंदु वो निम्न होना चाहिए, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। निम्न जो गलन बिंदु वाला है कंडक्टर होता है वो इस्तेमाल करते हैं फ्यूज वायर के रूप में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। केबलों में जो शीट्स होती है उसका प्रयोग किया जाता है, यानी केबलों में शीट्स का प्रयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है। ऑप्शन ए उचित इंसुलेशन प्रदान करने के लिए, बी यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करने के लिए, सी नमी के अंतर संक्रमण को रोकने के लिए, और डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, जो शीट्स होती है उसका प्रयोग नमी के अंतर संक्रमण को रोकने के लिए किया जाता है। दोस्तों, ये किस चीज़ की बनी होती है, तो ये लेड व टिन की बनी होती है। और दोस्तों, ये जो शीट्स होती है ये किसके ऊपर चढ़ाई जाती है, तो ये विद्युत रोधक के ऊपर चढ़ाई जाती है, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, नमी के अंतर संक्रमण को रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 43 है, घरेलू फ्यूज तार का होता है। जो घरेलू फ्यूज तार होता है वो किसका होता है, यानी कि ये एक तरह से रिपीटेड क्वेश्चन ही है। इसमें दे रखा उच्च गलनांक, निम्न गलनांक, अति उच्च गलनांक और किसी भी गलनांक बिंदु वाला। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि निम्न गलनांक वाला होना चाहिए, यानी ऑप्शन सी, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, निम्न गलनांक। और प्रतिरोध भी कैसा होना चाहिए, निम्न। क्वेश्चन नंबर 44, फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित का होना चाहिए। दोस्तों, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन ही है, लेकिन ये दोस्तों जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो करा रहे हैं हम, इसकी वजह से रिपीटेड क्वेश्चन भी हमने लिया है। तो फ्यूज तार है वो कैसा होना चाहिए, निम्न प्रतिरोध और निम्न गलनांक वाला, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, निम्न प्रतिरोध और निम्न गलनांक वाला। दोस्तों, ये जो होता है वो फ्यूज का अच्छा गुण होता है, इसलिए हम इसको लेते हैं। और जो विद्युत परिपथों की सुरक्षा के लिए सबसे जो आवश्यक युक्ति है वो भी कौन सी है, फ्यूज ही होती है दोस्तों। और फ्यूज ऐसे तार का टुकड़ा होता है जिससे कि जो पदार्थ का गलनांक है वो भी बहुत कम हो। और बहुत कम क्यों हो दोस्तों, यानी कि उसका गलनांक कम क्यों होना चाहिए। दोस्तों, गलनांक कम इसलिए होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए कि किसी भी चीज़ के, जैसे घरेलू वायरिंग शॉर्ट सर्किट हो गई या फिर अति भार हो गया, यानी कि ओवरलोड हो गई, उसकी वजह से वायरिंग गर्म होगी, और वायरिंग गर्म होने से उसकी जो कैपेसिटी ज़्यादा होगी गलनांक की, यानी कि गलनांक उच्च होगा, तो फ्यूज़ तो पिघलेगा नहीं, उससे पहले ही वायरिंग जल जाएगी। लेकिन अगर गलनांक कम होगा तो वायरिंग चलने के बजाय फ्यूज़ पिघल कर टूट जाएगा, यानी परिपथ को तोड़ देगा और सप्लाई है वो कट हो जाएगी, जिससे हमारी वायरिंग और उपकरण बच सकते हैं। इसलिए हम निम्न गलनांक का लेते हैं। अगर उच्च गलनांक का लेंगे तो फ्यूज तो जलेगा नहीं, उससे पहले हमारी वायरिंग और उपकरण वो जल जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, किसी धारावाही विद्युत तार से चिपक गए किसी व्यक्ति को तार से अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस साधन का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन ए लोहे की पाइप, बी स्टील की मजबूत पाइप से, सी पानी की बौछार से, और डी सूखी लकड़ी से। दोस्तों, इसमें जो शुरू के 3 ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी, ये तीनों विद्युत के सुचालक हैं, यानी ये तो विद्युत के चालक हैं। लेकिन दोस्तों, जो सूखी लकड़ी का डंडा होता है वो कुचालक है, यानी जो विद्युत धारावाही तार से चिपके हुए व्यक्ति को हम छुड़ाने के लिए सूखी लकड़ी का जो डंडा उसका प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, यदि पराभव बिंदु के बाद भी तार पर और भार बढ़ाया जाए तो क्या होगा।
ऑप्शन ए तार और पतला हो जाएगा, बी तार टूट जाएगा, सी तार और लंबा नहीं होगा, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसमें दे रखा है कि प्रवाह बिंदु के बाद भी तार पर और भार बढ़ाया जाए, यानी कि जो उसका अधिकतम भार है उसके बाद भी अगर और भार डालेंगे उस पर तो क्या होगा, तो तार टूट जाएगा। दोस्तों यह क्यों टूट जाती है, ये एक विकृति का रूप ले लेता है और ये अंतिम प्रत्यास्थ जो बिंदु होता है वहाँ पर होता है, जिस पर और भार डालने पर वो टूट जाएगा। यानी उसकी जो कैपेसिटी होती है उसके अंतिम जो बिंदु होता है, यानी कि कोई भी मान लीजिए कि वो 200 एम्पेयर तक की धारा वहन कर सकता है। अगर हम 200 एम्पेयर से ऊपर उसके ऊपर लोड डालेंगे तो फिर वो टूट जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। यदि विद्युत आवेशित दो वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाए तो विद्युत करंट प्रवाहित नहीं होगा यदि, यह जेएमआरसी का क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन 5 दे रखे हैं कि दोनों का विभव समान हो, बी दोनों के आवेश की मात्रा समान हो, सी दोनों की धारिता समान हो, डी दोनों का तापमान समान हो और ई उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी, और यह केवल डीसी में ही लागू होता है, यह भी ध्यान रखना दोस्तों, एसी में लागू नहीं होता। दोस्तों अगर दोनों का विभव समान होगा तो भी धारा प्रवाहित नहीं होगी, दोनों के आवेश की मात्रा समान होगी तो भी धारा प्रवाहित नहीं होगी, और जो दोनों की धारिता है वो भी समान होगी तो भी नहीं होगी, और दोनों का तापमान समान होगा तो भी नहीं होगी। यानी इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ई। दोस्तों ये ध्यान रखना, ये सिर्फ डीसी पे लागू है, एसी पे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48। जब दो आवेशित चालकों को संयोजित किया जाता है तो शून्य आवेश प्रवाह की शर्त, यानी शून्य जो आवेश है उसके प्रवाह की शर्त क्या है। दोस्तों ऑप्शन ए दे रखा आवेश बराबर हो, बी आवेश तथा धारिताएं दोनों बराबर हो, सी आवेश एक ही चिन्ह के हो, और डी जो विभव है वो बराबर हो। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, यानी विभव बराबर हो। यदि दो आवेशित चालकों को आपस में संयोजित किया जाए और दोनों का विभव बराबर होगा तो जो आवेश है उसका प्रवाह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा दोस्तों अगर एक का विभव जैसे मान लीजिए 5 है और एक का 3 है, तो ये 5 वोल्ट वाला डिस्चार्ज होगा और इस 3 वोल्ट वाले को चार्ज करेगा, और इन दोनों का अगर समान है जैसे मान लीजिए 5-5 है तो इनके बीच कोई प्रवाह नहीं होगा। यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, विभव समान होने पर जो आवेश है उसका प्रवाह नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 49। VIR वायरों में कॉपर के चालक यानी कॉपर कंडक्टर पर सदैव टिन की परत चढ़ाई जाती है। जो टिन की परत चढ़ाई जाती है वो क्यों चढ़ाई जाती है। ऑप्शन ए चालक को जंग लगने से बचाने के लिए, बी इससे अच्छा आवाज देने के लिए, सी कॉपर के जो चालक होता है उस पर सल्फर अंश के आक्रमण को रोकने के लिए, और डी उपयुक्त सभी के लिए। तो दोस्तों जो VIR केबल होती है उसके ऊपर जो टिन की परत चढ़ाई जाती है वो चढ़ाई जाती है कॉपर के चालक पर सल्फर अंश के आक्रमण को रोकने के लिए, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। अर्थिंग के लिए प्रयुक्त GI इलेक्ट्रोड का मानक आकार होता है। जो अर्थिंग के लिए हम GI पाइप लेते हैं उसका मानक आकार क्या होता है। ऑप्शन ए 38 mm व्यास इंटू 2.5 मीटर लंबाई, ऑप्शन बी 38 mm व्यास इंटू 3 मीटर लंबाई, ऑप्शन सी 38 mm व्यास इंटू 1.75 मीटर लंबाई, ऑप्शन डी 39 mm व्यास इंटू 2 मीटर लंबाई। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए 38 mm व्यास इंटू 2.5 मीटर जो लंबाई होती है वो GI इलेक्ट्रोड हम जो पाइप होता है वो हम काम में लेते हैं। अब दोस्तों इसका प्रयोग क्यों करते हैं, तो इसका प्रयोग जो अर्थ है उसमें नमी बनाए रखने के लिए जो हम जल डालते हैं वो डालने के लिए हम इस पाइप का इस्तेमाल करते हैं। यानी नमी बनाए रखने के लिए, पानी डालने के लिए इस जो GI इलेक्ट्रोड होती है या जो अर्थिंग के लिए प्रयुक्त GI पाइप होता है उसका हम प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। अर्थिंग के लिए चारकोल और नमक का प्रयोग किया जाता है क्योंकि, ऑप्शन ए यह पृथ्वी के प्रतिरोध को बढ़ाता है, बी यह मृदा की चालकता को बढ़ाता है, सी यह लीकेज धारा को अधिक करता है, डी ये अर्थिंग इलेक्ट्रोड को जंग लगने से बचाता है। तो दोस्तों जो इसमें इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ये मृदा की चालकता है उसको बढ़ाता है। दोस्तों जो अर्थिंग के लिए चारकोल और नमक का प्रयोग किया जाता है वो दोस्तों किस लिए किया जाता है, यानी जो मृदा होती है उसका प्रतिरोध कम करने के लिए या पृथ्वी का प्रतिरोध कम करने के लिए और उसकी चालकता को बढ़ाने के लिए। और उससे क्या होगा दोस्तों, उससे यह होगा कि
जैसे लीकेज तारा है वो आसानी से जो पृथ्वी होती है उसमें प्रवाहित हो जाएगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। किसी वितरण लाइन में सबसे ऊपर वाला तार होता है। ऑप्शन ए न्यूट्रल तार, बी अर्थ तार, सी फेज तार, डी इनमें से कोई भी हो सकता है। तो किसी भी वितरण लाइन में जो ऊपर वाला तार होता है वो दोस्तों अर्थ का तार होता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, अर्थ तार। क्वेश्चन नंबर 53। किसी विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है। कोई भी विद्युत उपकरण है उसमें अर्थ का प्रयोग क्यों करते हैं। ऑप्शन ए खर्च को कम करने के लिए, तो दोस्तों अर्थिंग के प्रयोग से खर्च तो कम होगा नहीं। बी क्योंकि उपकरण 3 फेज में काम करता है, तो ऐसा भी नहीं है, हम सिंगल फेज में भी काम में लेते हैं। और ऑप्शन सी सुरक्षा के दृष्टिकोण से। और ऑप्शन डी दे रखा है फ्यूज को बचाने के लिए, तो अर्थिंग के प्रयोग से फ्यूज भी नहीं बचता है, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, जो सुरक्षा होती है उसके दृष्टिकोण से हम अर्थिंग का प्रयोग करते हैं। अब सुरक्षा किस तरह की सुरक्षा, तो दोस्तों इस जो अर्थिंग से सुरक्षा होती है वो होती है कि अगर कोई भी हमारा घरेलू उपकरण है उसका धात्विक भाग को सुरक्षित रखने के लिए, और धात्विक भाग को किससे सुरक्षित रखने के लिए, यानी कि अगर जैसे लीकेज करंट है वो किसी भी उपकरण में प्रवाहित हो रही है, जैसे मान लीजिए हमारे घर में जो मोटर होती है उसमें हम कई बार बोलते हैं ना कि मोटर करंट आ रहा है, यानी कि जब इसके धात्विक भाग को टच करते हैं तो हमें करंट का अनुभव होता है। तो उसी से सुरक्षा के लिए हम अर्थिंग करते हैं। उससे क्या होगा कि अर्थिंग करने से अर्थिंग का प्रतिरोध निम्न होता है और हमारा प्रतिरोध लगभग 1000 ओम तक होता है। तो धारा हमें प्रवाहित होने के बजाय ज़मीन में प्रवाहित हो जाएगी, जिससे हम आसानी से, हमें झटका लगने से या फिर करंट लगने से हम बच सकते हैं। इसलिए अर्थिंग का प्रयोग करते हैं, यानी विद्युत उपकरणों के झटका देने या फिर करंट लगने से बचाव के लिए। क्वेश्चन नंबर 54। 30 एम्पियर 415 वोल्ट के स्विच में, यानी एक 30 एम्पियर 415 वोल्ट का स्विच है उसमें क्या होता है। ऑप्शन ए 30 एम्पियर अधिकतम धारा व 415 वोल्ट अधिकतम वोल्टेज मान होता है। बी 23 एम्पियर अधिकतम प्रतिरोध तथा 415 वोल्ट जो होती है अधिकतम धारा का मान होता है। और ऑप्शन सी 30 एम्पियर अधिकतम वोल्टेज तथा 415 वोल्ट अधिकतम धारा का मान होता है। ऑप्शन डी 30 एम्पियर अधिकतम धारा व 415 वोल्ट अधिकतम प्रतिरोध का मान होता है। तो दोस्तों ये तीनों तो वैसे एलिमेंट हो जाएंगे, यानी कि जो इसका जैसे धारा का मान या प्रतिरोध दे दिया या वोल्टेज दे दिया, और यहाँ वोल्टेज का मान है वो प्रतिरोध दे दिया, यानी कि ये तो होगा नहीं कि प्रतिरोध का मात्रक वोल्टेज होता नहीं है। यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 30 एम्पियर अधिकतम धारा व 415 वोल्ट अधिकतम वोल्टेज। यानी कि 30 एम्पियर 415 वोल्ट का जो स्विच है उसकी जो अधिकतम धारा वहन क्षमता वो 30 एम्पियर है, और जो उसका अधिकतम जो वोल्टेज सीमा है वो 415 वोल्ट है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, एक चीज़ और, जो स्विच होता है उसको हम किस लिए लगाते हैं। तो स्विच को दोस्तों हम किसी भी उपकरण को नियंत्रित करने के लिए लगाते हैं, और ये कहाँ लगाते हैं, तो ये हमेशा फेज वायर पर ही लगाया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। रियोस्टेट किससे बना होता है। रियोस्टेट किससे बना होता है। ऑप्शन ए नाइक्रोम वायर, बी टंगस्टन वायर, सी लोहा वायर, डी कॉन्स्टेंटन वायर। तो जो रियोस्टेट होता है वो किससे बना होता है दोस्तों, वो बना होता है जो नाइक्रोम वायर है उससे। अब नाइक्रोम वायर किससे बना होता है, तो ये दो चीज़ों से मिलकर बनाया जाता है। पहला है क्रोमियम, और दूसरा है निकिल। अब इन दोनों की मात्रा कितनी होती है, तो 80% निकिल होता है और 20% है वो क्रोमियम होता है। इन दोनों से मिलकर जो है नाइक्रोम वायर बनाया जाता है। आगे देखते हैं, इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 56। घरेलू वायरिंग में स्विच को हमेशा कहाँ स्थापित किया जाता है। ऑप्शन ए न्यूट्रल वायर, बी अर्थ वायर, सी लाइव वायर, डी उपयुक्त किसी में भी। तो जो स्विच होता है वो हमेशा लाइव वायर, स्विच और फ्यूज ये दोनों ही फेज वायर पर स्थापित किए जाते हैं, यानी लाइव वायर, और इन दोनों को सीरीज में लगाते हैं। आगे भी देखते हैं किसको, फेज जो स्विच होता है और फ्यूज होता है, इन दोनों को। क्वेश्चन नंबर 57। पावर लाइन प्रणाली में तापीय सुरक्षा स्विच किससे बचने के लिए दिया जाता है। जो पावर लाइन होती है उसमें तापीय सुरक्षा स्विच यानी वो लगाया जाता है, वो क्यों लगाया जाता है। ऑप्शन ए अतिभार से सुरक्षा के लिए, बी शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा के लिए, सी अति वोल्टता से, और डी ताप बढ़ोतरी से सुरक्षा के लिए। तो दोस्तों
जो तापीय सुरक्षा स्विच है वो क्यों लगाया जाता है, तो वो लगाया जाता है अति भार से, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अति भार से सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। यह स्विच दोस्तों किसी भी खंड में अतिभार के समय पहले आपूर्ति वोल्टता घट जाती है फिर बढ़ जाती है, यानी ओवरलोड से सुरक्षा के लिए स्विच लगाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि जो इस खंड में जो आपूर्ति वोल्टता होती है वो पहले घट जाती है और फिर बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 58, स्विचिंग रजिस्टर के बिना छोटी लाइन के दोष के लिए सर्वाधिक उपयुक्त सीबी है। ऑप्शन ए SF6 ब्रेकर, बी MOCB, सी OLCB, डी वायु बलित सीबी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी MOCB। MOCB इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है मिनिएचर ऑयल सर्किट ब्रेकर। ये MOCB की फुल फॉर्म है मिनिएचर ऑयल सर्किट ब्रेकर। एक मिनट दोस्तों, यानी मिनिएचर ऑयल सर्किट ब्रेकर ये MOCB की फुल फॉर्म होती है दोस्तों। और यह छोटी लाइनों के दोष के लिए, दोष ना उत्पन्न होने के ऊपर जो हमारी लाइन है उसको कट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 दोस्तों। 59 में दे रखा है कि सोब है। सोब क्या है, एक ऑप्शन ए शेयर में प्रयोग होने वाला एक औजार, बी फाउंड्री में रेत को नम करने में उपयुक्त औजार, सी फाउंड्री में साँचे को चिकना बनाने के लिए उपयुक्त औजार, और डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जो सोब है वो क्या होता है कि फाउंड्री में रेत को नम करने में उपयुक्त औजार है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60, विद्युत स्थापन पर ध्रुवता परीक्षण यानी पोलैरिटी टेस्ट करते समय किन क्रियाओं का पालन किया जाता है। ऑप्शन ए सारे बल्ब लगा देना, सारे फ्यूज निकाल देना, पंखों के नियंत्रक ऑफ करना। ऑप्शन बी बल्ब निकाल देना, बोर्ड में फ्यूज लगा देना, पंखों के नियंत्रक ऑफ स्थिति में रखना। ऑप्शन सी पंखों के नियंत्रक ऑन रखना, बल्ब निकाल देना और सारे फ्यूज लगा देना। ऑप्शन डी पंखों के नियंत्रक ऑन रखना, सारे फ्यूज निकाल देना। तो इनमें से इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि सभी बल्ब निकाल देने चाहिए, बोर्ड में वो फ्यूज लगा देने चाहिए और पंखों के जो नियंत्रक यानी स्विच है वो ऑफ कर देने चाहिए। ये इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों ये आज के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन